Hello friends, welcome to Navkar Digital Institute. I am CA Palak Pavagadi. This is capital gain lecture number 10 and we had in the last lecture the stamp duty valuation. Now यही stamp duty valuation हमने income from other source में भी लिया हुआ है जहां पे गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी हो रही थी। अभी का जो मेरा फर्स्ट हाफ एन आवर का मैकेनिज्म है ना, उसमें मुझे ये गिफ्ट के फंडामेंटल एंड 50C के फंडामेंटल को मर्ज करना है। मैं याद करवा दूं कि अगर से मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी इमूवेबल एसेट दैट इज लैंड बिल्डिंग और बोथ ट्रांसफर करें either at free of cost or at concessional amount, then in the given case friends, ये amount, ये asset received by Mr. B, if it is on or after 1/10/2009 and it is from non-relative, it is from not your relative. If both the conditions are fulfilled, then in the hands of Mr. B, this gift is going to be taxable. The point to be kept in mind is ये जो गिफ्ट मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेबल होने वाली है उसके लिए कंसेप्ट समझना। इफ गिफ्ट टैक्सेबल, यहां पे भी दो एक्स्ट्रा पॉइंट, सब्जेक्ट टू इसकी कंपैरिजन किसके साथ होती है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के साथ। एंड द टैक्सेबिलिटी विल अराइज ओनली इफ द अमाउंट ऑफ गिफ्ट इज मोर देन 50,000 रुपीज पर ट्रांजैक्शन, ऐसा हमने अदर सोर्स में कहा था। अच्छा, दूसरा, अगर ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ एक्चुअल प्राइस रिसीव्ड से ज्यादा नहीं है तो भी गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी फ्रेंड्स यहां पे होने वाली नहीं है। ये दो छोटे छोटे मुद्दे थे। अब यहां पे मुझे ये चीजों को कैपिटल गेन के साथ मर्ज करना है एंड ये फंडामेंटल फ्रेंड्स खास कॉन्सेंट्रेट करना। I would put this way that here important is ये जो मेरा कंसेप्ट है, मैं अदर सोर्स एंड कैपिटल गेन को यहां पे मर्ज कर रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं ऐसा कहूंगा कि शायद टैक्सेशन के सब्जेक्ट में ये जो कंसेप्ट मैं ले रहा हूं ना अभी, वो सबसे टेक्निकल कंसेप्ट। मेरे टैक्सेशन में मैंने 5 मुद्दे टेक्निकल निकाले हुए हैं। उसमें से सबसे पहला टेक्निकल फंडामेंटल अगर देखो ना तो ये वाला है, अज्यूम माय असेसी इज मिस्टर एक्स। इट गोज दिस वे। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा स्पेस प्लानिंग अच्छे से करना पड़ेगा। आई विल पुट दिस वे। ओके, यहां पे लिखते हैं let us take it this way. I have Mr. X who purchased a building, say on 15 July 2004 for 226. Sir, it is given to Mr. Y on 18th of November 2019
फॉर ए 0 में दिया और बी 21 लाख में दिया। एक में एक भी रुपया कंसिडरेशन नहीं लिया, दूसरे में 21 लाख कंसिडरेशन ली हुई है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन 18th of November 2019 is 25 lakh. You are asked to compute the tax consequences. अब साहब 2-3 चीजें यहां पे खास समझना। नंबर 1, आई वुड पुट दिस वे कि अगर मैं आपको गिफ्ट के टॉपिक में ले जाऊं तो वहां पे मैंने कुछ ऐसा कहा था कि असेट गिवन और रिसीव्ड देखे तो फ्रेंड्स, अगर ये असेट फ्री ऑफ कॉस्ट दी हो ना, तो मेरा जो गिवर है, डोनर है, उसके एंगल से जो पहले टॉपिक ले, यही का यही ड्राइंग मैंने अदर सोर्स में किया हुआ है, मैं फिर से ले रहा हूं बिकॉज आई कंसीडर दिस टू बी टेक्निकल। जो टॉपिक पिक्चर में आएगा वो आएगा कैपिटल गेन। इट इज कॉल्ड गिफ्ट गिवन। इट इज नॉट अ ट्रांसफर एंड देयर इज नो कैपिटल गेन। नंबर 1। नंबर 2, यही का यही फंडा हम रिसीवर के एंगल से देखें फ्रेंड्स, तो रिसीवर के एंगल से अगर ये फंडामेंटल हम देखें तो टॉपिक पिक्चर में आएगा वो आएगा आईफोस। आईफोस में कैन वी से मुफ्त में आई है, तो इट इज कॉल्ड गिफ्ट रिसीव्ड एंड इट इज गोइंग टू बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन शॉर्ट, दोनों टॉपिक में ये गिफ्ट ही है, गिवर के लिए कैपिटल गेन में, रिसीवर के लिए अदर सोर्स में। दिस इज 1। सेकेंड, अगर यही की यही एसेट कंसेशनल अमाउंट से जाए तो गिवर के लिए जो टॉपिक आएगा वो आएगा कैपिटल गेन का। किसका टॉपिक आएगा भाई? कैपिटल गेन गिवर के लिए। एंड कंसेशनल अमाउंट से अगर दी हो ना गिवर ने, रुपए थोड़े भी लिए हो ना भाई, तो कैपिटल गेन में यह गिफ्ट नहीं है। कैपिटल गेन में गिफ्ट का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट, अदर सोर्स में गिफ्ट का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल एज एट द लेसर अमाउंट, कंसेशनल अमाउंट। हियर it is not a gift given. Sir, this is not a gift given. It is transfer and this transfer is going to be liable for capital gain. मैं 50C कनेक्ट कर रहा हूं अभी। सर, रिसीवर के एंगल से यही का यही ट्रांजैक्शन देखे तो जो टॉपिक आएगा वो आएगा आईफोस। आईफोस में दिस इज कॉल्ड गिफ्ट रिसीव्ड एंड इट इज गोइंग टू बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फ्रेंड्स, आप चेक करोगे ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो ना, तो दोनों में इसको गिफ्ट बोल रहे हैं। कंसेशनल हो ना तो एक में नॉट गिफ्ट बोल रहे हैं
दूसरे में गिफ्ट बोल रहे हैं। अब इसके रिपलकेशंस क्या होंगे वो मुझे समझाने हैं। एंड अलॉन्ग विथ दैट जब ये असेट बेच दोगे तो कितनी कॉस्ट डिडक्ट होगी ना, वो भी मुझे समझाना है। हमने जनरल रूल लिया हुआ है कि गिफ्ट में अगर आपको असेट मिले तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग वुड आल्सो बी ऑफ प्रीवियस ओनर एंड इंडेक्स नंबर वुड आल्सो बी ऑफ प्रीवियस ओनर लेना है। यहां पे क्या होगा, आई एम सपोज टू हाईलाइट फ्रेंड्स, हैव अ चेक। ये मैं टाइम दे रहा हूं कॉपी करने का, डोंट यू वरी फ्रेंड्स। मिस्टर एक्स की बात करें तो हम पहले नील वाला चेक करने जाए आंसर। PY 1920 relevant to 2021। अब देखो मिस्टर एक्स ने ये मुफ्त में दे दिया, तो कैन आई से फॉर मिस्टर एक्स, टॉपिक आया कैपिटल गेन, मुफ्त में दिया है ना, तो कैन वी से इट इज गिफ्ट गिवन। एज इट इज गिफ्ट गिवन, इट्स नॉट अ ट्रांसफर and there is not going to be any capital gain coming into play. This is perfectly set। मुफ्त में दिया, कैपिटल गेन के टॉपिक में मुफ्त में दिया है, तो ये क्या है, गिफ्ट है। कैपिटल गेन में गिवर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट है, इट्स नॉट अ ट्रांसफर एंड इट इज नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन। अच्छा, रिसीवर के एंगल से देखें, मिस्टर वाई के एंगल से यही ट्रांजैक्शन को देखें फ्रेंड्स, तो कहना इससे मिस्टर वाई के एंगल से जो टॉपिक आएगा वो आएगा IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वाई के एंगल से इट इज कॉल्ड गिफ्ट रिसीव्ड, एंड एज वाई के एंगल से इट इज गिफ्ट रिसीव्ड, कहना इससे वाई के एंगल से अगर यही ट्रांजैक्शन को मुझे देखना हो तो मुझे इसको गिफ्ट में अच्छे से टैक्स करना पड़े। लिसन केयरफुली, गिफ्ट रिसीव्ड, व्हाट इज टैक्सेबल इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। कितनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, 25 लाख। मुफ्त में मिला है तो पूरे 25 लाख मेरा वैल्यूएशन, एंड यही 25 लाख गोइंग टू बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपको अदर सोर्स याद आया ना, तो हमने ज्वेलरी वाला सम सॉल्व किया था, मूवेबल वाला सम सॉल्व किया था, इमूवेबल सॉल्व नहीं किया था बिकॉज मेरा 50C पेंडिंग था। वो जो पेंडिंग था इमूवेबल वाला सम अदर सोर्स का, वो मैं यहां पे कवर अप कर रहा हूं विथ द रिमाइंडर ऑफ द गिफ्ट। दिस इज अ टेक्निकल कंसेप्ट। अब समझो, ये तो टैक्सेबिलिटी हुई इन द केस ऑफ नील फ्रॉम द एंगल ऑफ गिवर एज वेल एज फ्रॉम द एंगल ऑफ रिसीवर। बराबर है। मेरा सबसे महत्व का मुद्दा, एंड दैट इज यही असेट जो गिवन और रिसीव्ड हुई, ये असेट फ्रेंड्स खास समझिए, when asset received in gift is sold off। अब तक फ्रेंड्स आपको ऐसा सिखाया था मैंने कि गिफ्ट में मिली हुई असेट आप बेच दो ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर, इंडेक्स नंबर वुड आल्सो बी ऑफ प्रीवियस ओनर। अभी दिनेश वाला सम लिया हमने, सम नंबर 12 हमारे मटेरियल से, उसमें मैंने प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली, पीरियड भी प्रीवियस ओनर का लिया, इंडेक्स नंबर भी प्रीवियस ओनर का लिया, एंड हमने इंडेक्सेशन करके कंप्यूटेशन किया था। बट आई एम स्लाइटली चेंजिंग द फंडामेंटल और मॉडिफाइंग द फंडामेंटल फ्रेंड्स। When asset received in gift is sold off, वो जो किया है वो गलत नहीं है, वो परफेक्टली सही है, बट कंसेप्ट समझिए। एंड इफ दिस गिफ्ट इज टैक्सेबल इन अदर सोर्स अंडर सेक्शन 56(2),
रिसीवर के हाथ में अगर यह गिफ्ट टैक्सेबल हुई हो, और दिस इज इंपॉर्टेंट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हो या कंसेशनल अमाउंट से मिला हो, इन बोथ केसेस कॉस्ट डिडक्टिबल will be the stamp duty value which is taxable. मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, अमाउंट से समझाऊंगा, टेंशन लेना नहीं है, नंबर वन. बट इफ द गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल इन आईफोस under section 56 bracket 2, if the gift is not taxable under the head income from other source under 56(2), then in that particular case रिलेटिव से आई हो, 1/10/2009 के पहले की हो, देन अगर ये गिफ्ट आपको फ्रेंड्स मिली हुई है सर फ्री ऑफ कॉस्ट, इफ यू गॉट इट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स, then the cost deductible will be the cost of none other than previous owner. But had this been at concessional amount, cost deductible will be actual amount paid. मैं समझाऊं what do I mean? देखो सर, खास कॉन्सेंट्रेट करना है, दिस इज टेक्निकल. ये पर्टिकुलर सम में अगर हम चेक करें तो कैन वी से ये गिफ्ट कौन से दिन को आई है? 18 नवंबर 2019 को. मीनिंग देयर बाय एक्स एंड वाई अगर रिलेटिव नहीं है तो ये गिफ्ट 1/10/2019 के बाद है. दिस गिफ्ट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई. 25 lakh is going to be taxable. Now listen, when Mr. Y sells off the asset, the cost deductible is stamp duty value and all period of holding will be from 1920. यहां पे अगर इसको प्रीवियस ओनर की कॉस्ट का डिडक्शन देते हैं वाई को, वाई मान लो ये एसेट 26,50,000 में बेच दे और उनको बोले कि 26,50,000 में से आप 2,26,000 रुपए की कॉस्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ओनर एक एन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑल्सो प्रीवियस ओनर लीजिए, तो साहब बेचारे को 25 लाख ऑलरेडी यहां पे टैक्स हो गए हैं और फिर 26,50 में बेचे तो उनको 2,26,000 को इंडेक्स करके अगर डिडक्शन दे तो कैन वी से देयर इज गोइंग टू बी डबल टैक्सेशन. ये नहीं करना है मेरे एक्ट को, एंड इसलिए मेरे एक्ट ने बोला कि आपको 25 लाख टैक्स हो गए तो अब आप 26,50 में जब असेट बेचोगे तो आपकी कॉस्ट 26,50 में से 25 लाख डिडक्टिबल मिलेगी. आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग भी लेना होगा फ्रॉम 18 नवंबर 2019 टू डेट ऑफ सेल. अगर ये 24 महीने से कम है बिल्डिंग है तो इट वुड बी शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म. इफ इट इज लॉन्ग टर्म multiplied by sale year divided by 1920 would be available to you. खास समझिए फ्रेंड्स, कॉस्ट डिडक्टिबल विल बी 25 लाख. अब आप बोलोगे कि सर आप चेंज कर रहे हो. आगे के सम में, दिनेश वाले सम में आपने लिया था कि कॉस्ट प्रीवियस ओनर के लिए दिनेश का रिलेटिव था, फ्रेंड से गिफ्ट आई थी. ये रहा सम हमारे पास ही है, देखो सम नंबर 12. दिनेश रिसीव्ड अ वैकेंट साइट ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड इन नवंबर 2007. नवंबर 2007 दिनेश को वैकेंट साइट ऑफ प्लॉट मिला. अब ये उनके फ्रेंड से मिला, नॉन रिलेटिव से मिला, तो गिफ्ट टैक्सेबल होनी है. बट साहब इमूवेबल प्रॉपर्टी
तभी टैक्सेबल होती है, या मूवेबल प्रॉपर्टी काइंड में गिफ्ट आई हो ना तो तभी टैक्सेबल होती है जब ये गिफ्ट, मैंने थोड़ी देर पहले आज के लेक्चर में ही शायद समझाया, अभी के लेक्चर में ही समझाया, दैट दिस वुड बी टैक्सेबल ओनली एंड ओनली इफ द गिफ्ट इज रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1/10/2009. कैन वी से दिनेश को ये 2007 में मिली है, दिनेश को अगर 2007 में मिली है तो दिस गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल. जो आगे हमने सम सॉल्व किया दिनेश के केस में, दिनेश को अगर ये गिफ्ट दिनेश को टैक्सेबल नहीं हुई है तो दिनेश को अगर गिफ्ट टैक्सेबल ना हुई हो और अगर दिनेश ये एसेट बेच दे तो दिनेश के लिए व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, कैन आई से, वी आर सपोज टू हैव एवरीथिंग विच इज ऑफ द प्रीवियस ओनर. एंड ये मैं आपको समझाऊं, एवरीथिंग जो प्रीवियस ओनर का हम डिडक्ट कर रहे हैं वो कैसे पिक्चर में आएगा. फ्रेंड्स लिसन, यहां पे अगर ये गिफ्ट दिनेश को टैक्स नहीं हुई होती तो I would have deducted when asset received in gift is sold off by Mr. Dinesh and gift is not taxable under section 56(2) and it is free of cost, Dinesh would have deducted the cost of previous owner which I have done. Dinesh का सम गिफ्ट टैक्सेबल नहीं थी, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली. ये सम गिफ्ट टैक्सेबल है. वाई जब असेट बेचेगा तब उनको क्या डिडक्टेबल मिलेगा? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज गोइंग टू बी डिडक्टेबल. फ्रेंड्स ये एक मुद्दा हुआ. मैं आपको टाइम दे रहा हूं कॉपी करने का. उससे पहले फ्रेंड्स यही के यही सम में, या एक काम करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा लंबा हो जाएगा. लेट अस डू वन थिंग. आप है ना सबसे पहले ये थियोरी वाला पार्ट कॉपी कर लीजिए. इतना पार्ट मेरा जो है ना, ये टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट एंड क्या कॉस्ट डिडक्टेबल होगी, इतना वाला पार्ट आप अच्छे से कॉपी करिए. एंड वी विल बी हैविंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल आई विल बी कवरिंग अप. आपके पास 10 मिनट का टाइम है. असेट रिसीव्ड, असेट गिवन और रिसीव्ड, ये शायद अदर सोर्स में लिखा हुआ है. आई विल रिक्वेस्ट यू टू कॉपी इट अगेन. एंड व्हेन असेट रिसीव्ड इन गिफ्ट इज सोल्ड ऑफ, ये हमने अदर सोर्स में नहीं लिखा है. ये फंडा मैंने शायद नहीं समझाया था, समझाया हो तो भी हम फिर से ले रहे हैं बिकॉज आई कंसीडर दिस टू बी टेक्निकल. ये भी आप कॉपी करोगे योर 7 to 10 मिनट. सो फ्रेंड्स ये आपने कॉपी किया, अदर सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ फंडा. जो मेरा पार्ट प्रैक्टिकल पेंडिंग है उसको मैं अच्छे से कवर अप करूं विद डबल टैक्सेशन. देयर इज गोइंग टू बी डबल टैक्सेशन फ्रेंड्स, हैव अ चेक. वी गो फॉर द कंसेप्ट वेर इन मुफ्त में दिया हो तो एक्स के लिए नो टैक्सेबिलिटी, नो कैपिटल गेन. वाई के लिए गिफ्ट विल बी टैक्सेबल. वाई जब असेट बेचेगा तब उनको कॉस्ट डिडक्टेबल मिलेगी 25 लाख. नाउ लिसन, if it is given at in place of nil, say at $21 lakh, then for the year 1920 relevant to 2021, Mr. X के लिए can I, this asset is given not free of cost but at concessional amount. If it is given at concessional amount, टॉपिक आया कौन सा वाला फ्रेंड्स? कैपिटल गेन का. कैपिटल गेन में इट इज कैन आई से नॉट अ गिफ्ट गिवन. एज इट इज नॉट अ गिफ्ट गिवन, इट इज ट्रांसफर एंड this is liable for capital gain. अब ये कैपिटल गेन जो मेरा कंप्यूट करना है वो मुझे कंसीडरेशन लेनी है. ये कंसीडरेशन इसलिए कैपिटल गेन बिकॉज मैंने 21 लाख रुपए लेके ये ट्रांसफर किया हुआ है. तो कैन वी से माय कंसीडरेशन विल बी, जो प्रोविजन हमने अगले लेक्चर में लिया था 50C के मुताबिक. एंड अगर 50C के मुताबिक में अगर मेरी कंसीडरेशन लेने जाऊं तो माई 50C इज गोइंग टू बी, कैन आई से स्टेप नंबर 1 एक्चुअल सेल्स प्राइस. कितनी है मेरी एक्चुअल सेल्स प्राइस? 21 लाख. टू बी कंपेयर्ड विथ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी? 25 लाख. whichever is higher
25 लाख। फ्रेंड्स, कैन वी से मैं मेरी कंसिडरेशन 21 नहीं ले रहा हूं, मैं मेरी कंसिडरेशन कितनी ले रहा हूं? 25 लाख। एंड ये 25 लाख रुपए में से नॉर्मल प्रोविजन कैपिटल गेन का अप्लाई करे तो मेरी इंडेक्स कॉस्ट डिडक्टिबल मिलेगी। 226 की मेरी कॉस्ट थी मिस्टर एक्स की जब लिया था तब। इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 113। 113 क्या है? द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 45। अगर 226 मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 113 करे तो दिस वुड बी गिविंग मी 5,78,000 and whatever I get would be my long term capital gain. That would be giving me, friends, can we say 19 lakh? 22,000 is going to be my long term capital gain. This is one. अच्छा, सामने यही के यही सब में in the hands of Mr. Y. See, Y की बात करें यही ट्रांजैक्शन में तो Y के लिए जो टॉपिक आने वाला है वो आईफोस आने वाला है। कैपिटल गेन में गिफ्ट का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट, आईफोस में गिफ्ट का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट। सो यहां पे अगर कंसेशनली आया है ना तो भी ये क्या है? गिफ्ट ही है आईफोस में। एंड फ्रेंड्स, अगर ये गिफ्ट है तो इन दिस पर्टिकुलर केस रिमेंबर फॉर द पर्पस ऑफ गोइंग टू द टॉपिक आईएफओएस इट इज कॉल्ड, कैन आई से फॉर मिस्टर वाई, गिफ्ट रिसीव्ड। And as it is gift received, it would be taxed under the head income from other sources. कितना taxable? Friends, stamp duty value is 25 लाख less amount paid. Y ने कितनी अमाउंट पे की? 21 लाख। 25 लाख की स्टैंप ड्यूटी वाली एसेट अगर Y 21 लाख में ले रहा है तो उन्होंने कितने कम दिए? 4 लाख। किससे कम दिए 4 लाख? या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। दिस इज योर वैल्यूएशन एंड दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्स्ड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टू Y। मेरी गवर्नमेंट दोनों को टैक्स कर रही है। एक्स ने 21 में बेचा था, 25 की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, मेरी कंसीडरेशन मैंने ली 25 लाख। वाई ने 21 पे किए 25 की एसेट के सामने, 4 लाख इज टैक्सेबल एज गिफ्ट टू वाई। यहां पे साहब 4 लाख रुपए 21 एंड 25 का डिफरेंस, एक्स को भी कंसीडरेशन लेके टैक्स हो रहा है, वाई को भी गिफ्ट लेके टैक्स हो रहा है। एंड that's the reason I would put this way कि यहां पे there is a double taxation mechanism, double tax हो रहा है आपकी इनकम। This is one. Second, very very important fundamental is that now when Mr. Y sales of the asset, cost डिडक्टेड इज पूरे 25 लाख। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डिडक्ट होगी। क्यों पूरे 25 लाख डिडक्ट हो गए? बिकॉज दिस गिफ्ट इज टैक्सेबल। फ्रेंड्स, अगर गिफ्ट टैक्सेबल है और रिसीवर वाई ये असेट बेच दे तो उनको कितनी कॉस्ट का डिडक्शन मिलेगा? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का। मान लो एक्स एंड वाई ब्रदर होते तो वाई के हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल ना होती, स्टैंप ड्यूटी तो अप्लाई होती ही होती, बट वाई के हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल ना होती। अगर वाई के हाथ में ये गिफ्ट टैक्सेबल ना होती और अगर वाई ये असेट बेच देते तो उनको कितनी अमाउंट का डिडक्शन मिलता? एक्चुअल अमाउंट पेड का ही डिडक्शन मिलता फ्रेंड्स। बट हियर द गिफ्ट इज टैक्सेबल, सो व्हाट ही विल बी एबल टू डिडक्ट इज द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वुड बी डिडक्टेड। ये आपका एक बहुत ही महत्व का सम हुआ। आई पुट दिस वे कि ये सम शायद फ्रेंड्स मैं इसको मेरे टैक्सेशन इनकम टैक्स सब्जेक्ट का शायद वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल सम बोलूंगा। आप एक्स्ट्रा सम करके ये सम कॉपी करेंगे। पहले आप ये क्वेश्चन कॉपी करोगे बट ऑब्वियस, फिर आप ये आंसर 1 कॉपी करोगे एंड फिर मैं आपको आंसर नंबर 2 दे रहा हूं। यू हैव अराउंड 10 मिनट्स टू कॉपी द सम प्लीज। सो फ्रेंड्स, आई होप
The fundamental is done, right? This is one. Second, ये मैंने 50C के साथ कनेक्ट किया गिफ्ट को। इसके बाद का एक छोटा सा सेक्शन है 50CA। दिस इज एप्लीकेबल फॉर फ्रेंड्स अनलिस्टेड शेयर्स। अब होता क्या था समझिए, नौकार प्राइवेट लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, बीएसई एनएसई में लिस्टेड नहीं है। ये नौकार प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स हितेश सर के पास है। सर को ये शेयर्स अभी बेच देने हैं, मान लीजिए मिस्टर एक्स को थोड़े बहुत अपना होल्डिंग बेच देना है। अब सर ने ये शेयर्स 2004-05 में लिए था 113 रुपए में। आज की इंडेक्स कॉस्ट आएगी से 289 ऑलमोस्ट, मल्टीप्लाइड बाय सेल ईयर 289 डिवाइडेड बाय एक्विजिशन ईयर 45 का इंडेक्स नंबर है 113 मुझे याद है, तो 289। अब आज के नौकार प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स की मार्केट वैल्यू मेरी है 5,000 रुपए। कैसे ये मार्केट वैल्यू आएगी? नहीं, वो अमालगमेशन टॉपिक अगर आपका हो गया हो तो इंट्रिंसिक वैल्यू असेट, सब असेट नौकार की जिसकी मार्केट वैल्यू लेस लायबिलिटी की रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो नौकार के शेयर्स की मार्केट वैल्यू आएगी। मान लीजिए वो 5,000 आ रही है। अब हितेश सर ये शेयर्स अगर मिस्टर एक्स को 5,000 रुपए में ट्रांसफर करे और इंडेक्स 289 डिडक्ट करे तो हितेश सर को ह्यूज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाए। तो सर ऐसा प्लानिंग करते थे कि सर मिस्टर एक्स को समझाते कि देख तेरे को मुझे ये शेयर्स लेने के लिए 400 रुपए ऑन पेपर देने के और बाकी के सब ऊपर के, सो दैट मैं मेरा कैपिटल गेन खाली 111 रुपये बता सकूं इन प्लेस ऑफ 4711। ऐसा काफी लोगों ने प्लानिंग किया था फ्रेंड्स। मेरे लेजिस्लेचर ने देखा और मेरे लेजिस्लेचर ने कहा कि व्हेन यू आर सेलिंग ऑफ द अनलिस्टेड शेयर्स, क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर्स जो कहीं पे भी लिस्टिंग नहीं है, रिलायंस के शेयर्स हैं बीएसई एनएसई में लिस्टेड है, तो वो आप वही जो लिस्टिंग प्राइस है उसमें ही बेच पाओगे, उससे कम में नहीं बेचोगे। बट हियर व्हेन यू आर सेलिंग ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, योर कंसीडरेशन is going to be एक्चुअल सेल्स प्राइस हितेश सर आपके लिए और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। यू हैव टू टेक whichever is higher, मीनिंग देयर बाय हितेश सर अगर ये भले 400 में बेच दे बट अगर इसकी मार्केट वैल्यू 5,000 है ना, तो सर को कंसीडरेशन कितनी लेनी पड़े? 5,000 ही, एंड उसमें से इंडेक्स कॉस्ट 289 डिडक्ट करो तो सर इज बैक टू स्क्वायर वन, विल बी लायबल फॉर टैक्स ऑन 4711 रुपी। फ्रेंड्स, इफ यू आर सेलिंग ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, योर कंसीडरेशन वुड बी डिसाइडेड नॉट बाय 50C। जैसे 50C में इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक्चुअल सेल्स प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विचएवर इज हायर है, वैसे अनलिस्टेड शेयर्स के लिए एक्चुअल सेल्स प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सेल विच एवर इज हायर। अच्छा, यहाँ पे 105% वाला कोई रूल नहीं है। दैट मीन्स 100 रुपये की सेल्स प्राइस हो, 102 रुपये की FMV हो, यू हैव टू टेक 102 रुपी एंड यू हैव टू पे द टैक्स अकॉर्डिंगली। फ्रेंड्स, बी केयरफुल, दिस आर नॉट अ डिफिकल्ट वन, इज अ सिंपल वन, बट आई वॉन्टेड टू कवर अप। आप 2 मिनट में इसको कॉपी करोगे एंड आई विल मूव टू वन स्मॉल प्रोविजन टुडे।
All right, maybe go ahead. And the last part for today. Section 55. This talks about capital gain on self generated assets. For the purpose of falling into the topic capital gain, three conditions must be fulfilled. There must be capital asset, there must be transfer, there must be gain or loss. तीनों में से एक भी कंडीशन वायोलेट हो, टॉपिक पिक्चर में आने वाला नहीं है. यू आर वेरी क्लियर अबाउट द सेम. मान लो कि मेरे असेसी ने, मान लीजिए कि हमारे अहमदाबाद में कोई रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है, XYZ बिजनेसमैन है, रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है. उन्होंने अपने बिजनेस की गुडविल $50 लाख में बेच दी. द क्वेश्चन अराइजेस, इफ ही सेल्स ऑफ, विल ही बी liable for capital gain or not? Whether goodwill of business is a capital asset, it is transferred by XYZ to say PQR. Whether the capital gain will be arising? Apparently the answer is yes. SSC के आर्ग्यूमेंट कुछ अलग थे. I am highlighting number 1. Number 2, फ्रेंड्स, मेरा एक फ्लैट है, मैंने मिस्टर क्यू को लेट आउट किया था. मैं ओनर हूं, मिस्टर क्यू टेनेंट है. क्यू को मैंने लेट आउट किया है. क्यू 2 साल से रहे एंड अभी क्यू ने, मैंने ये फ्लैट खाली करवाना था तो मैंने क्यू को बोला कि सर खाली कर दो. क्यू ने बोला कि साहब ये फ्लैट खाली नहीं होगा, मैं एज अ टेनेंट रह रहा हूँ, 2 साल से मेरे ये फ्लैट के साथ सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, ये मैं खाली नहीं करूँगा. मैंने कहा भाई ओनर मैं हूँ. तो क्या बोले कोई बाधा नहीं, मैं खाली नहीं करूँगा. मैंने क्यू को रिक्वेस्ट की. क्यू ने बोला कि सर एक काम करते हैं, आप 3 लाख रुपए मुझे पे करो तो मैं ये फ्लैट खाली कर दूँ. काफ़ी बार आपने देखा है कि अगर टेनेंट हो ना तो उनको खाली करवाने के लिए हमें रुपए पे करने पड़ते हैं. मैंने मिस्टर क्यू को मेरा खुद का फ्लैट खाली करवाने के लिए रुपए पे किए. क्यू हैज रिसीव्ड दिस मनी. क्यू के लिए वेदर दिस पर्टिकुलर 3 लाख रुपए रिसीव्ड वुड बी लायबल फॉर कैपिटल गेन, इज इट कॉल्ड फॉर सरेंडर ऑफ द टेनेंसी राइट्स और नॉट, इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू वी आर डिस्कसिंग. फ्रेंड्स, कहीं दूर नहीं जाना है. नौकार, एक्चुअली नौकार इज बिजनेस बट लेट अस अज्यूम नौकार इज प्रोफेशन. एंड नौकार ने अपनी जो इतनी मेहनत से जनरेट की हुई गुडविल है वो बेच दी. सी, आई पुट दिस वे, नौकार ने अपने प्रोफेशन की गुडविल बेची एंड नौकार ने ये गुडविल से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को 5 करोड़ रुपए में बेच दी. वेदर दिस वुड बी लायबल फॉर कैपिटल गेन? डिपार्टमेंट ने बोला यस. नौकार ने आर्ग्यू किया नो. डिपार्टमेंट ने कहा देखो भाई 3 कंडीशन फुलफिल होनी पड़े फॉर द पर्पस ऑफ फॉलिंग इनटू द टॉपिक कैपिटल गेन. देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट है, बिकॉज कैपिटल एसेट की डेफिनेशन याद करवाऊं. कैपिटल एसेट मींस एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एसएससी वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस प्रोफेशन और नॉट. दिस गुडविल इज कनेक्टेड विद प्रोफेशन, सो इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी कनेक्टेड विद प्रोफेशन. इट एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूजन में स्टॉक इन ट्रेड था या स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी या रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स थे या स्पेसिफाइड बॉन्ड्स भी नहीं है, और पर्सनल असेट्स मूवेबल में अदर देन ज्वेलरी अदर देन पेंटिंग था एक्सक्लूजन में. ये एक्सक्लूजन में फॉल नहीं हो रहा है. दैट मींस गुडविल ऑफ प्रोफेशन इज अ कैपिटल असेट. फर्स्ट फंडामेंटल. सेकंड, देयर इज अ ट्रांसफर. ये ट्रांसफर भी हुआ है बिकॉज पहले नौकार ओनर था, अभी ये किसको ट्रांसफर कर दिया? मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को, मिस्टर जेड को, क्यू को, ए को, किसी को ट्रांसफर कर दिया. सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑल्सो. एंड थर्ड, देयर इज गेन ऑल्सो. नौकार ने आर्ग्यू किया कि सर गेन कहां है? डिपार्टमेंट ने बोला भाई ये 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो क्या है? नौकार ने आर्ग्यू किया कि सर 5 करोड़ कंसिडरेशन है. कंसिडरेशन में से हमें कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट डिडक्ट करनी पड़े तो ही हमें कैपिटल गेन मिले. डिपार्टमेंट ने बोला तो डिडक्ट करो. एसएससी ने कहा सर क्या डिडक्ट करें? डिपार्टमेंट ने बोला कॉस्ट डिडक्ट करो. एसएससी ने आर्ग्यू किया कि सर ये जो कॉस्ट हमारी है ना वो एसर्टेनेबल नहीं है, बिकॉज मेजोरिटी कॉस्ट जो हमने गुडविल जनरेट करने के लिए इनकर की है वो नॉन मॉनेटरी है. डिपार्टमेंट ने कहा नॉन मॉनेटरी कॉस्ट का मतलब क्या?
असेसी ने कहा कि सर मेंटल पेन हमें जो लेना पड़े दैट इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी कॉस्ट। नौकार ने अपनी प्रोफेशन की गुडविल जनरेट करने के लिए साहब हमने डायरेक्टरशिप रखी है, मेंटरशिप रखी है, हम इंडक्शन करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं। ये पैंडेमिक की सिचुएशन में भी हम आपका स्टडी ना बिगड़े इसलिए घर से रिकॉर्ड करके वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ एज द लॉकडाउन इज लिफ्टेड इन अहमदाबाद, I am presently sitting at Naukar and doing the video recording just to provide the best services to the students as per our commitment। ये सब हमारी रेप्यूटेशन के लिए है, हमारी गुडविल के लिए है साहब। अब ये जो हम इतनी पैंडेमिक की सिचुएशन में, कोरोना की सिचुएशन में हम यहाँ पे आके रिकॉर्ड कर रहे हैं, नौकार हमें इतनी फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहा है, हमारा स्टाफ हमारे लिए अभी वर्क कर रहा है, दैट इज जस्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली हमारे प्रोफेशन की गुडविल है। इस ये मैं यहाँ पे आके सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, वो एक मेंटल टेंशन मुझे रहता है, मेरे फैमिली को रहता है, सबको रहता है। इसकी कॉस्ट एसेटेनेबल नहीं है सर, और ये कॉस्ट एसेटेनेबल नहीं है तो मेरा गेन भी एसेटेनेबल नहीं है, और अगर गेन एसेटेनेबल नहीं है ना तो कैपिटल गेन कैन नॉट बी ब्रॉट टू टैक्स। फ्रेंड्स, असेसी ने ये आर्ग्यूमेंट किया, डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं सर इट शुड बी लायबल। मैटर बीन टेकन अप एंड अप बाय माय असेसी टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने बीसी श्रीनिवासन शेट्टी के केस में कहा कि असेसी इज, नौकार इज perfectly right, this should not be liable for capital gain as the cost is not ascertainable, gain is also not ascertainable। असेसी के फेवर में जजमेंट दिया। देखो सर एक चीज समझ लो, जजमेंट्स लाने हो ना, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल सीए ना, यू टू रीड नॉट व्हाट इज गिवन इन द लॉ, वो तो सब पढ़ते हैं, यू टू रीड व्हाट इज नॉट गिवन इन द लॉ। लॉ है देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट, देयर मस्ट बी ट्रांसफर, एंड थर्ड देयर मस्ट बी गेन और लॉस। गेन का मतलब है नेट अमाउंट, नेट का मतलब है सेल्स प्राइस में से कॉस्ट डिडक्ट करो। आर्ग्यूमेंट किया कॉस्ट ही एसेटेनेबल नहीं है, पर एसेटेनेबल नहीं है, एसेटेनेबल नहीं है तो गेन एसेटेनेबल नहीं है, एंड हेंस इट कैन नॉट बी ब्रॉट टू टैक्स as the mechanism for computation fails was accepted by honorable Supreme Court। But friends, you have to be the pioneer in your life, not the follower। Immediately next year मेरे legislature ने एक्ट को अमेंड कर दिया, जिसमें मेरे legislature ने बोला that if now assessee sales of the goodwill of business, I am very clear with the word goodwill of business, tenancy right, right to carry business or profession, route permit, etc., for which the cost is not ascertainable, then it should be taken as nil। क्या लेना पड़े? taken as nil। and friends, the whole consideration will be liable for capital gain। क्या liable होगा? पूरी consideration क्या हो जाएगी? liable for capital gain। friends, here the cost should be taken as zero, full consideration should be liable for capital gain। amendment में गुडविल ऑफ बिजनेस कवर हुआ है, टेनेंसी राइट कवर हुआ है, राइट टू कैरी बिजनेस और प्रोफेशन कवर हुआ है, रूट परमिट मीन्स अहमदाबाद से बड़ौदा मेरे ही ट्रक चल रहे हैं, मेरी मोनोपोली है। नाउ यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, यू आर आस्किंग मी कि सर आप बंद कर दो ना तो मेरा बिजनेस चले, मैंने बंद कर दिया। इन दैट पर्टिकुलर केस यू गिव मी मनी, इट इज कॉल्ड राइट टू कैरी बिजनेस या रूट परमिट। फ्रेंड्स, इट वुड ऑल्सो बी लायबल फॉर कैपिटल गेन। बट आज के दिन भी इन लोगों ने अमेंडमेंट में गुडविल ऑफ प्रोफेशन को कवर अप किया नहीं है, बिकॉज गुडविल ऑफ प्रोफेशन जनरली आप प्रोफेशनल के बगैर ना बेच सको, मैं मेरी प्रैक्टिस मेरे बगैर ना बेच सकूं, बिकॉज प्रैक्टिस विल गो विद द प्रोफेशनल, प्रोफेशन इज कनेक्टेड विद स्किल, यू पीपल आर अवेयर। एंड एज ऑफ टुडे ऑल्सो इफ यू सेल ऑफ द गुडविल ऑफ प्रोफेशन, इट्स नॉट सब्जेक्टेड टू capital gain as per the Supreme Court judgment in the case of BC Srinivasan Shetty। You don't worry, मैं थोड़ा आपको डिक्टेशन दे रहा हूं, आप पहले खाली इतना हेडिंग कॉपी करिए, सेक्शन 55 कैपिटल गेन ऑन सेल्फ जनरेटेड असेट करके खाली इतना कॉपी करेंगे, एंड मैं आपको 3 लाइन लिखवा रहा हूं। पॉइंट 1, पॉइंट 1 लिखेंगे, if
assessee sales of, if assessee sales of goodwill of business, tenancy right, goodwill of business, tenancy right, right to carry, business or profession, right to carry, business or profession, etc., being self-generated asset, etc., being self-generated asset, for which the cost is not ascertainable. Being self-generated asset for which cost is not ascertainable, कॉमा करके लिखना, then cost is taken as nil, then cost is taken as nil, and consideration is liable for capital gain, and consideration is liable for capital gain, and consideration is liable for capital gain. फिर आप दूसरा मुद्दा लिखना, following benefits are not available. Point number 2, following benefits are not available. जनरली हम क्या लेते हैं, 1/4/2001 के पहले असेट अक्वायर की हो ना, तो 1/4/2001 की एफएम भी लेते हैं, बट इंटेंजिबल असेट्स में, सेल्फ जनरेटेड असेट में ये नहीं मिलेगा. फॉलोइंग बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल, इसमें ए करके लिखोगे एफएमवी ऑन 1/4/2001 एंड बी करके लिखोगे इंडेक्सेशन. वैसे भी इंडेक्सेशन होना नहीं है, नील मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज गोइंग टू बी नील ओनली. बराबर है, फॉलोइंग बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल. पॉइंट नंबर 3 करके अभी लिखना है आपको, if assessee sales of goodwill of profession it is not liable for capital gain as per Supreme Court judgment in case of BC श्रीनिवासन सेट्टी. ये तीसरा पॉइंट मैंने लिख भी दिया सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. यहां पे जो मैंने लिखा है ना, ये मैं इफ assessee sales of goodwill of profession it is not liable for capital gain as per Supreme Court judgment in the case of BC श्रीनिवासन सेट्टी. बराबर है. सो ये मेरे 3 मुद्दे हुए. अब यहां पे यही का यही छोटा सा फंडामेंटल एक सम से अगर हम चेक करने की ट्राई करें फ्रेंड्स, तो आई हैव क्वेश्चन 7, एकदम सिंपल है, समझना. ऑन 31 January 2020 मिस्टर ए ट्रांसफर्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ प्रोफेशन. इट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ profession for a sale consideration of 70,000 and incurred expenditure of 5,000 on such transfer. You are required to compute the capital gain for the assessment year 2021. Whether this would be liable for capital gain or not. Friends, this is self-generated goodwill of profession. Can we say as per the judgment of Supreme Court in the case of BC श्रीनिवासन सेट्टी, जो पॉइंट नंबर 3 लिखा अभी हमने, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू कैपिटल गेन. आप इसके बिल्कुल बाजू में ही आपके स्टडी मटेरियल में ही क्वेश्चन, आपका जो नवकार का मटेरियल है उसमें ही आंसर लिखिए, नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ BC श्रीनिवासन सेट्टी.
as per Supreme Court judgment in the case of, बोलिए, BC Srinivasan Setty. बराबर है. सो इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा. आई होप आई एम making the point clear. Friends, I'll keep it over here and we will have in the coming lectures transactions not regarded as transfer under section 47-48 and exemptions under section 54 and other subsections which are pending, plus any other point pending from the other part of the topic capital gain. Till then, friends, thank you very much. Stay home, stay safe. Thanks a lot. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.